ऐसा लगता है कि किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि घर का दिल होता है। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। कभी आपने नोटिस किया है कि घर का सबसे जिंदा दिल कोना कौन सा होता है? मेरे लिए तो किचन ही है वो कोना। कभी बंद ही नहीं होता है ये। सिर्फ 3 टाइम का खाना नहीं बन रहा होता यहाँ पे, और भी बहुत कुछ हो रहा होता है। दिन भर की हलचल यहाँ मची रहती है और यहीं पे हम हंसते भी हैं और रोते भी हैं। कभी कभी टेंशन में चुपचाप काम करते रहते हैं और कई बार सारी प्लानिंग हम यहाँ पे खाना बनाते बनाते ही कर डालते हैं। आपको सही बताऊं तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। खाना बनाते बनाते मुझे पता होता है कि अगला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मुझे करना है, बच्चों का कौन सा नेक्स्ट एग्ज़ाम है जिस पे मुझे ध्यान देना है, कौन सा बिल भरना है, कौन सी चीज़ बाहर रिपेयर के लिए देनी है, किस चीज़ को फिक्स करना है, वगैरह वगैरह। दिन की शुरुआत भी यहीं से होती है और दिन का अंत भी यहीं पे होता है। और दिल अगर गंदा हो, भरा भरा सा हो, तो पूरा दिन, पूरा घर थका थका सा लगता है। अगर किचन थोड़ा सा भी मेसी हो ना, तो पूरा दिन हैवी लगता है। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही होता है। और जब किचन साफ हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, अपनी जगह पे हर चीज़ मिल जाए, तो बिना बोले ही मन हल्का हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, जब किचन सॉर्टेड हो तो लाइफ भी हमारी सॉर्टेड लगने लगती है। तो इसलिए आज का दिन मैंने डेडिकेट किया है स्पेशली किचन क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन को। आज दिन की शुरुआत कर रही हूँ यहाँ पे इस विंडो को क्लीन करने से, जो कि मेरी किचन में है और नेक्स्ट टू द गैस स्टोव है। और क्योंकि ये इतने गैस के पास है, ये विंडो काफ़ी जल्दी जल्दी गंदी होती है, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा फ्यूम्स, स्टीम, ग्रीस वगैरह उठती है, जिसकी वजह से जाली विंडो की बहुत जल्दी जल्दी गंदी होती है। तो आई मेक श्योर कि 10 दिन के अंदर अंदर मैं ये वाली विंडो क्लीन एक बार ज़रूर कर दूँ। रेगुलर क्लीनिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आपका घर वेल मेंटेन रहता है, फिर चाहे वो किचन हो या आपका लिविंग रूम हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप डीप क्लीनिंग से बच पाते हैं। ये टेंशन नहीं होती है कि अरे बाप रे, इतना गंदा हो चुका है, ये कैसे साफ़ होगा। बेटर हम किसी प्रोफेशनल सर्विसेज को बाहर से बुला के क्लीनिंग करवा लें। नहीं, इन सब झमेलों में क्यों ही पड़ना है। अपना एक रेगुलर रूटीन बना के चलिए, फिर चाहे वो वीकली क्लीनिंग का हो या मंथली क्लीनिंग का हो, या फिर 15 दिन में एक बार अगर आप करते हो। जो भी आप करते हैं, जैसे भी करते हैं, उस तरीके से हर बार करते चलिए, ताकि आपको डीप क्लीनिंग के चक्कर में पड़ना ही ना पड़े। वैसे तो किचन क्लीनिंग और किचन मेंटेनेंस के बहुत सारे वीडियोस मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं, इसलिए आज बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहें तो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अपने रेगुलर रूटीन के अलावा अगर आप सही टूल्स यूज़ करते हैं तो भी आपकी बहुत मदद हो जाती है काम को सही तरीके से करने में। विंडो क्लीन कर लेने के बाद आज मैं अपना पूरा मन बना के बैठी थी कि किचन में थोड़े से बदलाव करने हैं मुझे। कुछ बड़ा तो नहीं, बस काउंटर टॉप को नए तरीके से सेट करना है, चीज़ों को थोड़ा सा इधर उधर करना है। और ऑनेस्टली हर बार शॉपिंग करना, नई चीज़ें खरीदना पॉसिबल नहीं होता है। ना किसी के पास इतना टाइम होता है, एंड ऑनेस्टली सबका बजट भी हर बार शॉपिंग के लिए अलाउ नहीं करता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सोच समझ के ही चलना चाहिए। जितना आपकी पॉकेट अलाउ करे, उस हिसाब से ही आगे चलना चाहिए। पर एक बात मैंने ज़रूर समझी है इन सब में, कि जब हम अपनी एग्जिस्टिंग चीज़ों के साथ ही थोड़े से चेंजेस कर देते हैं, तो वही पुरानी जगह भी नई सी लगने लग जाती है। कैसे, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी ही जब मैं अपना काउंटर टॉप आज सेट करूंगी। बट फिलहाल के लिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ किचन क्लीनिंग। और आज वो पार्ट्स कवर करूँगी जो डेली क्लीनिंग में कवर नहीं हो पाते हैं, जैसे कि ये लोफ्ट वाले दरवाजे। ऊपर चढ़ चढ़ के इन्हें क्लीन करना थोड़ा सा टीडियस हो जाता है, और यही मेन वजह है कि इनकी सफाई डेली बेसिस पे या इवन मंथली बेसिस पे रह जाती है। तो आज मैंने स्पेशली टाइम निकाला है कि इसको भी क्लीन कर लूँगी, और साथ ही साथ बाकी के सारे दरवाजे, टाइल्स, ये सब भी आज क्लीन कर दूँगी। क्योंकि अगर आप रेगुलरली करते रहो तो सच्ची बताऊँ तो उतना टाइम नहीं जाता है। जनरली मैं एक सॉल्यूशन बना के रखती हूँ,
जिसमें 1 पार्ट विनेगर होता है, 1 पार्ट पानी होता है, कुछ बूंदें डिश वॉशिंग लिक्विड की आप मिला लीजिए। अगर चाहें तो बेकिंग सोडा भी 1 चम्मच इसी सॉल्यूशन में मिला सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिला के अपनी एक स्प्रे बॉटल में भर के रखिए और ये एक केमिकल फ्री लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन आपका रेडी है, जो कि किचन की हर ग्रीस वगैरह को बहुत अच्छे से साफ़ कर देता है। कुछ चीज़ें किचन की बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, जैसे कि ये अंडर द कैबिनेट एरिया जो होता है, स्पेशली एकदम गैस के आसपास वाला जो एरिया होता है, वो तो बहुत ज़्यादा ग्रीस पकड़ लेता है, स्टीम पकड़ लेता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिकनाहट जमा हो जाती है। सेम तरीके से आसपास की टाइल्स भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को क्लीन करने के लिए ये होममेड केमिकल फ्री सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। हमेशा इसे बना के रखिए। इनफैक्ट किचन में ही क्यों, ये आप घर में किसी भी कोने को साफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप कितना भी क्यों ना सोच लें, लेकिन रोज़ की फास्ट लाइफ के साथ, डेली के कामों के साथ ये सारी क्लीनिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। फिर चाहे वो विंडो क्लीन करना हो, जाली क्लीन करना हो, अंडर द कैबिनेट हो, टाइल्स हो, कभी ना कभी ये सारी चीज़ें बैक सीट ले लेती हैं। तो एक दिन कभी ना कभी हमें स्पेशली टाइम निकालना ही पड़ता है अलग से, जब हमें इन सब की क्लीनिंग करनी पड़ती है। मेरा एक क्लीनिंग रूटीन सेट है और आपके साथ भी मैंने बहुत बार शेयर किया हुआ है कि मेरी डेली क्लीनिंग में, वीकली क्लीनिंग में या फिर मंथली क्लीनिंग में मैं क्या क्या कब कब कवर करती हूँ। आप किस तरीके से अपनी क्लीनिंग या ऑर्गेनाइजिंग हैंडल करती हैं, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि नए तरीकों को अपनाने में कोई बुराई नहीं है। कभी ना कभी हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ नया सीखते ही हैं, जो हमारे लिए फ़ायदा ही करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैंने ये नई मॉप स्टिक ली है, जो कि बिना बकेट के है। पहले तो मैं बकेट वाली ही यूज़ करती थी, लेकिन ये वाली जब से ली है काम करना काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है। इस मॉप स्टिक की सबसे अच्छी वाली बात ये है कि आप इसे पकड़ के स्क्वीज़ कर सकते हैं बिना हाथ लगाए। ना पानी में हाथ डालने का झंझट, ना ही एक्स्ट्रा मेस। बस प्रेस करो, पानी निकल गया और काम फिर से शुरू। और बेस्ट पार्ट कि क्योंकि बल्कि बकेट नहीं आती है इसके साथ, सिर्फ स्टिक है, तो कहीं पे भी कम जगह में आप स्टोर कर लीजिए इसे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्लीनिंग को आसान बनाया जाए तो काम करने में डिले नहीं होता है, क्योंकि आलस नहीं आता है। और फिर किचन हो या घर, कोई भी जगह हो, वो और ज़्यादा क्लीन आसानी से की जा सकती है। अभी रिसेंटली ही कुछ दिन पहले मैंने अपने बेटे के बर्थडे वाले दिन केक ऑर्डर किया था। वो केक इस केक बोर्ड के ऊपर आया था। आप इस केक बोर्ड पे बेकरी का नाम भी देख सकते हैं। और इस केक बोर्ड के पीछे लगी हुई है लकड़ी। ये लकड़ी इस केक बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी बना दे रही है। प्लस अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे से हाइट भी दे रही है, जिसकी वजह से जब मैं इसे फेंकने जा रही थी तो मुझे अचानक से लगा कि नहीं, इसे रीयूज़ किया जा सकता है, कुछ डीआईवाई करके बनाया जा सकता है। और आज अपने किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन में मैं इसे ही यूज़ करने वाली हूँ। मेरे पास एक ये वॉलपेपर की शीट भी पड़ी हुई थी, जिसको मैं यूज़ करके इसके ऊपर कवर कर दूँगी। वैसे तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको वॉलपेपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अक्सर बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन आज मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो वॉलपेपर की शीट्स होती हैं ये वाटरप्रूफ होती हैं। तो अगर आप किचन में यूज़ कर रहे हैं, इन्हें आराम से गीले कपड़े के साथ पोंछा जा सकता है जब भी आप इन्हें क्लीन करना चाहें तो। इसलिए मैं रेगुलर रैपिंग पेपर के बजाय ये वाली शीट यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से कवर कर दूंगी और मेरा एक ऑर्गेनाइज़र किचन में काउंटर टॉप पे यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएगा। आपको सच बताऊं तो जब भी मैं कोई डीआईवाई करती हूँ ना, तो कोशिश करती हूँ कि इस तरीके से करूँ कि वो लंबा चले और जल्दी ख़राब ना हो, वरना बार बार अगर चीज़ें ख़राब होंगी तो उन्हें रिप्लेस करके क्या ही फ़ायदा। इससे अच्छा तो बाज़ार के ही ऑर्गेनाइजर्स फिर ले लिए जाएं। तो आज मैं एक ये वाला यूज़ करने वाली हूँ और दूसरा ये वाला एक ऑर्गेनाइज़र यूज़ करने वाली हूँ, जो मैंने टर्न टेबल और ट्रे को यूज़ करके कुछ टाइम पहले बनाया था और आपके साथ शेयर भी किया था। तो बस यही था कि कुछ डीआईवाई करो, कुछ चीज़ों की अदला बदली कर दो, उनकी जगह चेंज कर दो, इधर से उधर कर दो और उनको रीयूज़ करते हुए अपना ऑर्गेनाइजेशन कर लो। किचन काउंटर टॉप को मैं बहुत ज़्यादा भरूंगी नहीं, वही वही आइटम्स रखूंगी जो डेली यूज़ वाले हैं, जो कि हाथ की रेंज में हमें चाहिए होते हैं कुकिंग करते वक्त, जैसे कि तेल की शीशी, घी का बर्तन, चीनी और चाय पत्ती का डब्बा, कुछ एसेंशियल कुकिंग में यूज़ करने वाले स्पैचुलास, चाकू,
विस्क, सनसी, नमकदानी या फिर ड्राई फ्रूट जो मैं अक्सर रात को भिगोना भूल जाती हूँ, इसलिए अपनी आँखों के सामने रखना पसंद करती हूँ। वो सारी ही चीज़ें यहाँ पे ऊपर काउंटर टॉप पे जाएंगी। मुझे प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक है और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपने देखा ही होगा कि मेरे घर में जगह जगह पे आपको प्लांट्स मिल जाएंगे और मनी प्लांट इज़ द ईजिएस्ट टू ग्रो। तो ये जूट बास्केट के अंदर मैंने यहाँ पे एक पेपर लगा दिया है ताकि जूट बास्केट गंदी ना हो, और एक सिंपल से प्लास्टिक के डब्बे को रीयूज़ करते हुए उसमें ही मनी प्लांट की कटिंग्स लगाई हुई हैं, जो कि यहाँ विंडो को मेरे बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देने वाली हैं। किचन के इस कोने को भी मैं सिर्फ फंक्शनल ही रखूँगी, वही आइटम्स यहाँ जाएंगे जो कि ज़रूरी हैं और डेली कुकिंग में इस्तेमाल होते हैं। हाँ, और एक प्लांट ज़रूर ऐड करूँगी फॉर दैट एस्थेटिक लुक बिकॉज आई लव इट। घड़ी की भी ज़रूरत मुझे किचन में बहुत पड़ती है, तो वो यहाँ पे रख रही हूँ। और सिंक एरिया के पास सिंक एरिया वाली सारी चीज़ें जाएंगी और एक अच्छा सा रग नीचे सिंक एरिया के पास, जो अगेन बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। किचन के इस कोने में जा रहा है एयर फ्रायर, और ये एक ऑर्गेनाइज़र जो खाली हुआ है वो मैं यहाँ ऐड कर दूंगी एक प्लांट के साथ। एंड विद दैट मेरा किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई सजेशंस हैं आपके पास तो वो भी मुझे बताना मत भूलिएगा। I'd love to implement them next time. जानते हैं, मैं बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ कि हमें कुछ ना कुछ नया हमेशा सीखते रहना चाहिए। कोई भी इंसान इस पॉइंट पे नहीं आ सकता है कि अब मुझे सब कुछ आता है, मुझे नया कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कुछ ना कुछ नया करते रहें, कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी बना रहता है, मन खुला रहता है और ज़िंदगी भी बोरिंग नहीं लगती है। ऑफ लेट मेरे ही एक वीडियो में एक व्यूअर ने कमेंट करके बताया था कि घी निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कि वेस्टेज कम से कम हो, कम समय में कम एफर्ट में ज़्यादा घी निकलेगा और आपके टाइम की भी बचत होगी। मैंने ये तरीका 3-4 बार यूज़ करके देखा है और यकीन मानिए अब मैं भी बिलीव करती हूँ कि यही बेस्ट तरीका है घी निकालने का, इसलिए आज ये तरीका आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। करना कुछ भी नहीं है, मलाई को फ्रिज से निकालिए, या अगर आपने फ्रीज़र में रख रखा है तो फ्रीज़र से निकालिए और डायरेक्टली कढ़ाई में डाल के उसे गर्म करना शुरू कीजिए। तब तक गर्म कीजिए जब तक कि ये बिल्कुल लिक्विड ही ना हो जाए। बस जैसे ही ये बिल्कुल लिक्विडी हो जाएगी, गैस कर दीजिए बंद और इसे ठंडा होने दीजिए। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इसमें एक बर्फ़ वाला स्टील का ग्लास इस तरीके से साइड में रख दीजिए और ये कढ़ाई एज इट इज़ अपने फ्रिज के अंदर रख दीजिए 4 से 5 घंटे के लिए, या फिर इवन ओवरनाइट इसको आप छोड़ सकते हैं। आगे का प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि आज मुझे सारे काम करने में डिले हो रहा था, क्योंकि सुबह मैंने आज किचन ऑर्गेनाइजेशन किया, क्लीनिंग किया, तो बाकी के सुबह के रूटीन काम थोड़े डिले हो गए। तो अब दूध आया था तो मैंने दूध गर्म करने चढ़ा दिया है और साथ ही साथ करूँगी लंच की प्रिपरेशन भी, क्योंकि 1-8 घंटे के अंदर बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे। तो बस चलिए फटाफट यही कर रही हूँ मैं। लंच में मैं आज एक नींबू की फटाफट से बनने वाली चटनी भी बनाऊंगी, तो उसी की यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। कुछ नींबुओं में गर्म पानी डाल के रख रही हूँ ताकि अगर इनमें कोई कड़वाहट है तो वो हट जाए, और अगर इनकी मोटी छील है तो भी अच्छे से वो हल्के से गल जाएंगे। और अब कर रही हूँ लंच की तैयारी, जिसमें मैं बनाऊंगी गोभी कीमा मटर। मेरे लास्ट मील प्रेप वीडियो में जब मैंने गोभी को ग्रेट करके फ्रिज में स्टोर किया था, तो मैंने बताया था कि या तो मैं गोभी कीमा मटर बनाऊंगी या फिर गोभी के परांठे बनाऊंगी। तो आप सब में से रिक्वेस्ट बहुतों ने किया था कि मैं गोभी कीमा मटर की रेसिपी शेयर करूं। एक्चुअली ये वाली रेसिपी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है बनानी, इसलिए सोचा चलो आज ही ये शेयर कर देती हूँ आपके साथ।
कुछ मटर यहाँ पे मैं उबलने रख रही हूँ, ओपन पैन में ही रख रही हूँ। आप चाहे तो कुकर में एक विसिल दिलवा के भी मटरों को गला सकते हैं। और ये रही वो ग्रेटेड गोभी जो मैंने अपनी मील प्रेप में आपको दिखाई थी। अब इसके लिए सबसे पहले हम एक बेसिक मसाला रेडी करेंगे प्याज टमाटर का। उसके लिए आप प्याज को पहले तो चॉप कर लीजिए, तो मैं यहाँ पे ये वाला चॉपर यूज़ कर रही हूँ। और अब इसको बनाने के लिए हम कढ़ाई में डालेंगे तेल। आप चाहे तो रेगुलर कुकिंग ऑयल या फिर सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले जैसे कि तेजपत्ता, लौंग, इलायची, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, और मैंने 1 चम्मच जीरा भी डाला है। जब ये हल्के से सिजल करने लगे तो इसमें डाल दीजिए कटा हुआ प्याज और इसको 1 आध मिनट के लिए चला लीजिए। इन द मीनवाइल मैं यहाँ पे टमाटर भी काट के ले लूँगी। एक बड़ा साइज़ का प्याज मैंने काटा है और एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। 1 आध मिनट प्याज को चला लेने के बाद इसमें डाल दीजिए जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। एज अ पार्ट ऑफ मील प्रेप आप जानते हैं कि मैं बहुत सारी तैयारियां करके रखती हूँ, तो ये वही जिंजर गार्लिक क्यूब है जो मैंने पहले बनाई थी। और अब इसमें डाली है मैंने एक काट के हरी मिर्च। प्याज को मीडियम फ्लेम पे गुलाबी होने देते हैं और तब तक यहाँ पे नींबू की चटनी की तैयारी कर लेते हैं। नींबुओं को गर्म पानी में भिगो के 10 से 15 मिनट तक मैंने छोड़ा था और अब इनको मैं एक कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी। उसके बाद इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी क्योंकि इनको हमें करना है ग्राइंड। तो जितना छोटा टुकड़ा आप करेंगे उतने अच्छे से ये ग्राइंड होगा। और साथ ही साथ इनके बीज भी निकाल दीजिए। सब्जी के लिए प्याज यहाँ पे गुलाबी हो चुके हैं, तो अब इसमें डालेंगे घर के सारे बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और आप चाहें तो किचन किंग मसाला या फिर सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालिए ताकि मसाले जले नहीं। और अब डालिए इसमें कटे हुए टमाटर। उसके बाद इसको अच्छे से चला लीजिए और ढक के पकने दीजिए। जितना अच्छा मसाला पकेगा उतनी ही अच्छी सब्जी बनेगी। और यहाँ पे जब मैंने मटरों को चेक किया तो ये भी अच्छे से गल गए थे, तो इनको मैं छान के यहाँ पे अभी के लिए रख देती हूँ। अब यहाँ पे चटनी पे वापस आ जाते हैं। जो नींबू हमने काटे थे इनको ग्राइंडर जार में ले लेंगे और बिना पानी के इसको ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्सी आपको रोक रोक के चलाना पड़ेगा, बट ये आराम से बिना पानी के ग्राइंड हो जाता है। और अब चटनी में हमें डालना है गुड़ भी, तो मैं थोड़ा सा गुड़ भी यहाँ पे काट के ले लूँगी। ये खट्टी मीठी चटनी है, जितना आपने नींबू लिया है उतना ही गुड़ ले लीजिए। फॉर एग्जांपल 200 ग्राम आपका नींबू है तो 200 ग्राम ही गुड़ भी ले लीजिए काट के। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि ये चटनी हम बिल्कुल ऑयल फ्री बनाने वाले हैं। और सब चीज़ों को एक साथ ही पैन में डाल दीजिए इसे पकाने के लिए। नींबू का जो पल्प हमने बनाया था वो डाल दिया है, गुड़ डाल दिया है और कुछ बेसिक मसाले जैसे कि नमक, तीखेपन के लिए लाल मिर्च पाउडर, रंग के लिए काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और बस इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे पकने दीजिए। मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाइए। इन द मीनवाइल मैं यहाँ पे सब्ज़ी चेक कर रही हूँ। मसाला बहुत अच्छे तरीके से हमारा पक चुका है, तो इसमें मैं डाल दूँगी अब ये गोभी वाला कीमा यानी कि ग्रेटेड गोभी। अच्छे से मिक्स कर दूँगी और साथ में मटर भी डाल दूँगी और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक के इसे हम पूरा पकने देंगे। हार्डली 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये चटनी भी बन के रेडी हो जाएगी। जैसे ही आपको इसमें एक तार की कंसिस्टेंसी मिल जाए तो गैस तुरंत ही कर दीजिए बंद और इस चटनी को एक कांच की एयरटाइट शीशी में भर लीजिए और एंजॉय कीजिए। 5-10 मिनट में ही ये फटाफट बन जाती है। और कभी आपको ऐसा लगे कि खाना आपके पसंद का नहीं बना है तो इस चटनी के साथ खाने को खाइए, खाने का स्वाद दुगना हो जाएगा। और अब बस ये सब्ज़ी भी चेक कर लेते हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली डन। सब्ज़ी की रंगत ही बता देती है, जब सब कुछ रल मिल अच्छे से जाता है तो आपको पता चल जाता है कि सब्ज़ी बन चुकी है। ऊपर से बस डालिए गरम मसाला और कटा हुआ फ्रेश कोरिएंडर यानी कि धनिया, और बस ये सब्ज़ी बन के रेडी है।
इसको एंजॉय कीजिए इस नींबू की चटनी के साथ जो मैंने अभी बनाई है। यकीन मानिए आपको खाने का टेस्ट बहुत ज़्यादा आने वाला है अगर आप इस तरीके से बना के खाते हैं तो। थोड़ी सी कद्दूकस की हुई गोभी बच गई थी तो अब मैं इसके परांठे ही बनाऊंगी। कल बच्चों को टिफ़िन में ये दिए जा सकते हैं, इसलिए अब मैं इसको प्रेप करके रख दूंगी। इसमें डालूंगी मैं कटी हुई हरी मिर्च, फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और बेसिक स्पाइसेस जैसे कि नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। और अजवाइन इसमें ज़रूर जाएगी ताकि गोभी नुकसान ना करे। कई लोगों को गोभी खाने से डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं, तो अजवाइन इसमें ज़रूर डालिए ताकि ये इशू आपको ना हो। अच्छे से हर चीज़ को मिक्स कर दीजिए और इसको स्टोर करके रख लीजिए और इसके नेक्स्ट आप पराठे बना लीजिए। एंड येस, क्लीन एज यू गो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है जो सबके अंदर होनी चाहिए। और ये कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो धीरे धीरे ही हमारे अंदर इनकलकेट होती हैं। एकदम से अगर हम सोचें कि ये सब चीज़ें हमें आ जाएं तो ऐसा नहीं होता है। डेली कंसिस्टेंट हैबिट्स हैं ये जो हमें हर रोज़ फॉलो करनी होती हैं ताकि हमारा काम आसान हो, हम स्ट्रेस फ्री होके काम कर पाएँ, क्योंकि काम घर में अनगिनत होते हैं। और जो बर्तन आपको चाहिए होते हैं रेगुलरली, जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर जार हो गया, चॉपिंग बोर्ड हो गया, चाकू वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें तुरंत के तुरंत लगे हाथ ही धो के रख दीजिए। इससे दो फ़ायदे हैं, एक तो आपको ये चीज़ें नेक्स्ट यूज़ में आपको रेडी मिलेंगी यूज़ करने के लिए, और दूसरा आपका सिंक भी भरा नहीं रहेगा अननेसेसरली। अगर सिंक गंदे बर्तनों से भरा रहता है तो वो बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। और अब घी पे वापस आ जाते हैं। इस घी को फ्रिज में रखे हुए मुझे ऑलमोस्ट 5 घंटे हो गए थे। ये अच्छा खासा जम गया है। अब ये पानी का ग्लास इसमें से निकाल देते हैं। घुमाते हुए इसे निकाल लीजिए, ये आराम से निकल जाता है। बाहर जितना भी घी लगा हुआ है ग्लास के, इसको क्लीन कर लीजिए। और ये जो ठंडा पानी है इस ग्लास के अंदर, इसी को आप घी के अंदर डाल दीजिए। इस घी को हम अच्छे से पानी के साथ धो लेंगे, 2-3 बार पानी डालेंगे और इस तरीके से एक पतीले में ये पानी इकट्ठा करते चलेंगे, क्योंकि ये जो हम दूध अलग कर रहे हैं इससे हम बनाएंगे पनीर। तो 2-3 बार जब आप इस मक्खन को अच्छे से धो लेंगे तो उसके बाद जब इसका घी बनेगा तो उसमें स्मेल भी नहीं रहती है। और हाँ, अगर गर्मियों का मौसम है तो ठंडा पानी यूज़ कर लीजिए, और अगर सर्दियों का मौसम है तो आप हल्का यहाँ पे गुनगुना पानी यूज़ कर लीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत मक्खन इस पानी के अंदर, इस दूध के अंदर चला भी गया है तो उसको आप आराम से निकाल लीजिए और वापस कढ़ाई के अंदर डाल दीजिए, क्योंकि इसको हम फर्दर कुक करके इसका घी बना लेंगे। अब ये दूध अलग हो गया है, बटर भी हमें मिल गया है। अब दोनों ही चीज़ों को एक साथ मैं गैस के ऊपर चढ़ा रही हूँ। 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा पनीर भी बन जाएगा और घी भी बन जाएगा। जितनी देर में देखिए यहाँ पे पहले बटर पिघल रहा है, उतनी देर में यहाँ पे ये जो दूध है वो फट भी गया है। इसमें मुझे कोई लेमन जूस या विनेगर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, अपने आप ही ये फट के पनीर बन गया है। अगर ना फटे बाई चांस तो आप ज़रूर विनेगर भी डाल सकते हैं या फिर लेमन जूस भी डाल सकते हैं। इसको छान लीजिए, पानी से अच्छे से खंगाल लीजिए और ये देखिए पनीर बन के रेडी है। अगर आपको पनीर भुर्जी ही इसकी बनानी है तो एज इट इज़ स्टोर कर लीजिए, वरना इसको आप थोड़ा सा सेट कर लीजिए। इसके ऊपर एक भारी कोई चीज़ रख दीजिए ताकि इसका ब्लॉक बन जाए और लेटर ऑन इसको आप क्यूब्स में काट पाएँ। एक आध घंटे के बाद ही ये पनीर अच्छे से सेट हो जाएगा, इसका ब्लॉक बन जाएगा और इसको आप नमक वाले पानी में डाल के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। 4 से 5 दिन तक ये अच्छा चल जाता है। आप आराम से इसे स्टोर करके रखिए और जब चाहे यूज़ कीजिए। और यहाँ पे हमारा घी भी बन के रेडी हो गया है। तो मुझे तो ये मेथड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मेहनत बहुत कम है। हाँ, जो थोड़ा बहुत टाइम जाता है वो इसे सेट करने में जाता है, जितनी देर हम फ्रिज में रखते हैं। बट अदरवाइज़ ना हमें मलाई को चर्न करना है, ना मक्खन बनाना है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम बचता है, एफ़र्ट्स बचते हैं। और प्लस
घी बनाने के बाद ये जो रिमेन्स बचते हैं ये भी बहुत ज़्यादा कम बचा है, मतलब आपको घी मैक्सिमम मिला है और वेस्टेज बहुत ही कम हुई है। तो ओवरऑल मुझे तो ये मेथड बहुत अच्छा लगा। आपको ये मेथड घी बनाने का पहले से पता था या नहीं पता था, मेरे साथ ज़रूर नीचे शेयर करके बताइएगा मुझे। और अब इसके साथ मैं लेती हूँ अलविदा अपने इस वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलूंगी। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।